वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी क्लास 12 के अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने बैलेंस शीट्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में बांटा है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1 कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होता है, उसको जानने से पहले हमें ये जानना है कि एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको बोलते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट जो होता है वह अकाउंटेंट बनाता है, और कंपनी में डिसीजन मैनेजर को लेना होता है। तो मैनेजर को अकाउंटिंग लैंग्वेज के ऊपर डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसके लिए अकाउंटेंट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनेजर के हिसाब से मॉडिफाई करके उसके कुछ स्टेटमेंट्स तैयार करता है, जिसको हम लोग एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in order to understand and make decisions regarding the operation of the firm is called financial statement analysis। मतलब जो फिनेंशियल स्टेटमेंट बना हुआ है उसका क्रिटिकल इवोल्यूशन करेंगे हम। क्यों करेंगे? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड मेक डिसीजन, ताकि हम उस पर क्या कर सकें, डिसीजन ले सकें, उसको समझ सकें। तो उसको हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। It is basically a study of relationship among various financial fact and figure। Various financial fact and figure जो होते हैं उसके बीच का रिलेशनशिप का स्टडी को हम लोग एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। मतलब जैसे सेल्स है और नेट प्रॉफिट है, परचेज है, स्टॉक है, तो ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इस फैक्ट एंड फिगर के रिलेशन का स्टडी को ही हम लोग एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। एज गिवन इन द सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द इंटरप्रिटेशन देयर ऑफ टू गेन ऑन इंसाइट इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म टू असेस इट्स फाइनेंशियल हेल्थ एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। क्यों करते हैं? यह जानने के लिए कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है, और इसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसा है। द टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस इंक्लूड बोथ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। फाइनेंशियल एनालिसिस में दोनों चीज़ें आती हैं, एनालिसिस भी आती है और उसका इंटरप्रिटेशन, उसका रिजल्ट, उसका मीनिंग क्या होगा, ये भी आती है। द टर्म एनालिसिस मीन्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ फिनेंशियल डेटा। फिनेंशियल डेटा बहुत क्रिटिकल होता है मैनेजर को समझने के लिए, तो उसको सिंप्लीफाई करना ही एनालिसिस कहलाता है। बाय मेथोडोडिकल क्लासिफिकेशन गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द डेटा। डेटा की मीनिंग को एक्सप्लेन करना ही इंटरप्रिटेशन कहलाता है। द टू आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इंटरप्रिटेशन एनालिसिस दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीमेंट्री है। एनालिसिस इज यूजलेस विदाउट इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस यूजलेस है बिना इंटरप्रिटेशन का, एंड इंटरप्रिटेशन विदाउट एनालिसिस इज डिफिकल्ट और इवन इम्पॉसिबल। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस। फिनेंशियल एनालिसिस का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू असेस द करेंट प्रॉफिटेबिलिटी। करेंट प्रॉफिटेबिलिटी का असेसमेंट करना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को असेस करना ऑफ द फर्म एज अ होल एज वेल एज इट डिफरेंट डिपार्टमेंट सो एज टू जज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फर्म। फाइनेंशियल हेल्थ को जज करना। टू ascertain the relative importance of different components of the financial position। फाइनेंशियल पोजीशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स का रिलेटिव इंपॉर्टेंस को पता करना। टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर चेंज इन द प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंज आया है उसका क्या रीजन है, उसको आइडेंटिफाई करना। टू जज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू रीपे इट्स डेप्ट। फर्म की एबिलिटी का पता लगाना, डेप्ट पेमेंट करने में फर्म्स की क्या एबिलिटी है। एंड असेसिंग द शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द
फर्म, फर्म का शॉर्ट टर्म पोजीशन कैसा है और लॉन्ग टर्म पोजीशन कैसा है, ये पता लगाना ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। फाइनेंशियल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है, एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वीकनेस ऑफ द फर्म बाय प्रॉपरली एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में दिए गए जितने भी फैक्ट एंड फिगर है उनका रिलेशन स्टैब्लिश करके और ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल हेल्थ को जानना ही फाइनेंशियल एनालिसिस का इम्पोर्टेंस है। फाइनेंशियल एनालिसिस कैन बी अंडरटेकन बाय मैनेजमेंट of the firm or by the parties outside the firm, that is owner, trade creditors, lender, investors, labor unions, analyst and others। फाइनेंशियल एनालिसिस कौन करता है, मैनेजर करता है, आउटसाइडर भी कर सकता है। द नेचर ऑफ एनालिसिस विल डिफर डिपेंडिंग ऑन द पर्पज ऑफ द एनालिस्ट, जिसका जैसा पर्पज होता है वह उस हिसाब से एनालिसिस करता है। A technical frequently used by the analyst need not necessarily serve the purpose of other analysts because of the difference in interest of the analyst। एक एनालिसिस करने वाले आदमी का जो टेक्निक है दूसरे के लिए यूजफुल नहीं भी हो सकता है क्योंकि दोनों का पर्पज अलग अलग हो सकता है। लिमिटेशन क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का? पहला लिमिटेशन है फाइनेंशियल एनालिसिस डज नॉट कंसीडर प्राइस लेवल चेंज। प्राइस का जो चेंजेज होता है, हर दिन हर चीज़ का प्राइस बदल रहा है, तो उस चीज़ को ये इग्नोर करता है क्योंकि ये हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर एनालाइज करता है, तो प्राइस लेवल चेंज इसमें नहीं शो होता है, यह इसका डिमेरिट है। दूसरा है फाइनेंशियल एनालिसिस में बी मिसलीडिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर फॉलोड बाय द फर्म। फाइनेंशियल एनालिसिस मैनेजर करता है लेकिन मैनेजर को अकाउंटिंग चेंजेज के बारे में पता नहीं होता है, तो इसलिए यह ज़्यादा उसके लिए यूजफुल नहीं हो पाता है, मिसलीडिंग भी कभी कभी हो सकता है। फाइनेंशियल एनालिसिस इज जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, एक तरह से सिर्फ कंपनी के रिपोर्ट का एक स्टडी ही है। मॉनेटरी इंफॉर्मेशन अलॉन्ग इज कंसिडर्ड इन फाइनेंशियल एनालिसिस वाइल नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स आर इग्नोर्ड। इसमें नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन का एनालिसिस नहीं किया जाता है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट, यह अकाउंटिंग कंसेप्ट के बेसिस पे बनाए जाते हैं। एज सच इज डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेंट पोजिशन, इसलिए करेंट पोजिशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये इसका लिमिटेशन हो गया। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस के क्या क्या टूल्स हैं, मतलब अगर हम फाइनेंशियल एनालिसिस करना चाहते हैं किसी कंपनी का तो हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या बनाएंगे जिससे उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस हो सके। सबसे पहले हम बनाएंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, फिर हम बनाएंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग दो स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग रेशियो एनालिसिस डिस्कस करेंगे और इसके बाद वाले अंत में चैप्टर में हम लोग कैश फ्लो एनालिसिस डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? एक कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ या एक कंपनी के एक साल का दूसरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपस में कंपेयर करना ही कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कहलाता है। द स्टेटमेंट रेफर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड बाय द प्रोवाइडिंग कॉलम फॉर द फिगर ऑफ बोथ द करेंट ईयर एज वेल एज फॉर द प्रीवियस ईयर एंड फॉर द चेंज ड्यूरिंग द ईयर बोथ इन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव टर्म्स। इसमें करंट ईयर का भी बैलेंस शीट्स, करंट ईयर का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेते हैं और लास्ट ईयर का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेते हैं और दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके जो चेंजेज है उसको दिखाते हैं, उसी को हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं। As a result, it is possible to find out not only the balance of account as on different data, different dates, and summaries of different operational activity of the different period, but also the extent to the increase or decrease between these dates.
कंपैरेटिव स्टेटमेंट से ये फ़ायदा होता है कि हमें दो अलग अलग डेट्स के डेटा मिल जाते हैं, दो अलग अलग डेट्स के डिक्रीज और इंक्रीज का पता चलता है, जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं। द फिगर इन द कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में जो भी फिगर होते हैं कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिस्क्रिप्शन चेंजेस एंड ऑल्सो टू ट्रेंड इन डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट इंडिकेटर का भी पता इसमें चलता है, जिससे पता लगा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे लास्ट ईयर हमारा सेल हुआ है 10 10 करोड़, करंट ईयर में हमारा सेल हुआ है 12 करोड़, तो हमारा इंक्रीज कितना हुआ, 2 करोड़ इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ इन कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो 20% इंक्रीज हुआ। तो ये जो हम डेटा निकालते हैं, इससे हमें पता चलता है कि लास्ट ईयर से करंट ईयर का क्या डिफरेंस है, और इस तरह के एनालिसिस को हम हॉरिजॉन्टली फॉर्म में करते हैं, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहा जाता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स दोनों का बनाते हैं हम, बैलेंस शीट्स का भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इस तरह कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स दो तरह का हो सकता है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स किस तरह बनाया जाता है और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह बनाया जाता है। तो इससे पहले के वीडियो में, इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने जाना था कि बैलेंस शीट्स का क्या फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट्स कंपनी का बैलेंस शीट्स का क्या फॉर्मेट होता है, ये हमें पता है। तो वही फॉर्मेट है, उसमें दो और फॉर्मेट लाइन इसमें ऐड होगा। जिससे पिछले पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर करेंट ईयर नहीं किया था, उसमें करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर था। ये थोड़ा चेंज है कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर, ये थोड़ा चेंज है। और सब डेटा सेम है, सिर्फ करेंट ईयर प्रीवियस ईयर होता था, वहाँ पे होगा प्रीवियस ईयर करेंट ईयर। उसके बाद दो और कॉलम बनेगा, एक होगा एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा होगा परसेंटेज चेंज। तो अभी एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं और परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए करेंट ईयर के डेटा में से प्रीवियस ईयर के डेटा को माइनस कर लेंगे, तो हमारा एब्सोल्यूट चेंज निकल जाएगा। जैसे प्रीवियस ईयर अगर 10 है और करेंट ईयर में 20 है या 25 है, तो 25 माइनस 10 तो 15 हो जाएगा, इस एब्सोल्यूट चेंज निकल जाएगा। अब परसेंटेज चेंज अगर हमें निकालना है, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज इंटू 100 बाई प्रीवियस ईयर वैल्यू। तो एब्सोल्यूट चेंज, जैसे यहाँ पे चेंज मैंने अभी एग्जांपल से समझाया, चेंज 15 हुआ है और प्रीवियस ईयर का वैल्यू 10 है, तो इसका कितना परसेंट हुआ, तो 150% हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 150। तो इस तरह हम लोग निकालेंगे। तो यह हो गया फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसी तरह हम लोग फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी देखेंगे, लेकिन इसका एक क्वेश्चन हम लोग बना के देखते हैं पहले किस तरह बनता है, उसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे। प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें यहाँ जो डेटा ये दिया हुआ है, ये कौन सा ईयर है और ये कौन सा ईयर है, दोनों अलग अलग ईयर है। एक प्रीवियस ईयर है और एक करेंट ईयर है। कौन सा प्रीवियस ईयर है, कौन सा करेंट ईयर है, यहाँ पे 2011 प्रीवियस ईयर है और 2012 जो है वो करेंट ईयर है, दोनों का डेटा दिया हुआ है। अब हमें बोल रहा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स बनाओ। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारे डेटा जो है, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर का लिखेंगे, उसके बाद हम करेंट ईयर का लिखेंगे। तो पहले हमने प्रीवियस ईयर का लिख लिया, फिर क्या लिख लिया हमने, करेंट ईयर का लिख लिया। अब हम डिफरेंस निकालेंगे दोनों में, प्रीवियस ईयर में और करेंट ईयर में डिफरेंस निकालेंगे, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। जैसे प्रीवियस ईयर में 15 शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में 15 लाख है और करेंट ईयर में 20 लाख है, तो डिफरेंस आ गया 5 लाख। इस तरह सभी का डिफरेंस निकाल लेंगे। 4 लाख था, अभी 3 लाख हो गया, तो नेगेटिव हो गया 1 लाख।
करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे तो करेंट ईयर 3 लाख था, प्रीवियस ईयर 4 लाख था, तो नेगेटिव हो गया 1 लाख। फिर यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है प्रीवियस ईयर 6 लाख था और करेंट ईयर में 9 लाख था, तो डिफरेंस आएगा 3 लाख। उसके बाद है ट्रेड पेबल्स, प्रीवियस ईयर में 2 लाख था, करेंट ईयर में 3 लाख था, तो 1 लाख डिफरेंस आएगा। उसी तरह टोटल में प्रीवियस ईयर में 27 लाख था, करेंट ईयर में 35 लाख है, तो 8 लाख हुआ। उसके बाद टेंजिबल फिक्स्ड एसेट प्रीवियस ईयर 15 लाख, करेंट ईयर में 20 लाख, तो 5 लाख का डिफरेंस हुआ। इनटेंजिबल एसेट्स में प्रीवियस ईयर में 6 लाख था, करेंट ईयर में 9 लाख है, तो जो डिफरेंस है वो 3 लाख का है। इन्वेंट्रीज प्रीवियस ईयर 4 लाख था और करेंट ईयर 3 लाख है, तो नेगेटिव हो गया 1 लाख। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्रीवियस ईयर 2 लाख था, करेंट ईयर में 3 लाख है, तो 1 लाख पॉजिटिव है। और डिफरेंस टोटल में भी 27 और 35 है, तो 8 लाख। तो इस तरह सबसे पहले हम निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज मतलब करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब निकालेंगे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, कितना परसेंट हुआ। जैसे ये 5 लाख जो है, ये 5 लाख जो आया है, ये कितना परसेंट है प्रीवियस ईयर का। परसेंटेज हमेशा प्रीवियस ईयर के बेस पे निकालते हैं। तो 5 लाख जो है 15 लाख का कितना परसेंट, 5 लाख प्रीवियस ईयर में था कितना 15 लाख। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंस, फिर लिखेंगे प्रीवियस ईयर का डेटा इंटू 100 करेंगे, तो परसेंटेज निकल जाएगा हमारा 33.3%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 33.3%। उसी तरह रिजर्व एंड सरप्लस का देखते हैं, इसका डिफरेंस नेगेटिव में आया है, तो परसेंटेज भी नेगेटिव में आएगा, लेकिन निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस है 1 लाख और प्रीवियस ईयर का था 4 लाख, तो 1 लाख बाई 4 लाख इंटू 100 करेंगे, 1 लाख बाई 4 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25%। इस तरह हम लोग सारे परसेंटेज निकालेंगे, तो ये आएगा 25% नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3 लाख और यहाँ पे 6 लाख। एब्सोल्यूट इंक्रीज एब्सोल्यूट चेंज जो है वो 3 लाख है और प्रीवियस ईयर का जो है 6 लाख है, तो ये 50% आएगा। कुछ कुछ डायरेक्ट भी निकल जाएगा। फिर 1 लाख 2 लाख, ये भी क्या होगा 50% होगा। 8 लाख बाई 27 लाख इंटू 100, 8 लाख बाई 27 लाख इंटू 100, इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 29.6 27 29.6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 29.6। तो इस तरह सबका निकालेंगे। 5 लाख बाई 15 लाख यहाँ भी आ जाएगा 33.3। फिर 3 लाख बाई 6 लाख
तो आ जाएगा 50%। उसके बाद 1 लाख बाई 4 लाख, ये आ जाएगा 25% नेगेटिव। और फिर 1 लाख बाई 2 लाख 25% नेगेटिव पॉजिटिव। उसके बाद 8 लाख बाई 27 लाख, तो वही आ जाएगा 29.6। इस तरह हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाएंगे। अब आते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल किस तरह बनता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी उसी तरह फॉर्मेट है, बस डिफरेंस ये है कि हम लोग जब स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ हम लोग करेंट ईयर का लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं प्रीवियस ईयर का, यहाँ प्रीवियस ईयर लिखते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा कर देना है। यहाँ पे पहले हमें प्रीवियस ईयर का लिखना है और बाद में करेंट ईयर का लिखना है। उसके बाद फिर वही काम करना है, एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज चेंज। जैसे मान लो यहाँ पे 10 रुपया है, यहाँ पे 15 रुपया है, तो चेंज कितना हुआ 5 रुपया। फिर परसेंटेज निकालेंगे 5/10 इंटू 100 करके। तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालेंगे, वही चीज़ है करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। और परसेंटेज चेंज किस तरह निकालेंगे, सेम वही चीज़, एब्सोल्यूट चेंज जो आएगा इंटू 100 बाई प्रीवियस ईयर वैल्यू। तो सेम वही है। जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, एक करेंट ईयर का दिया है, सॉरी ये प्रीवियस ईयर का दिया और करेंट ईयर का दिया है। प्रीवियस ईयर करेंट ईयर दिया, करेंट ईयर प्रीवियस ईयर देगा तो भी हमको कैसे लिखना होगा, हमें लिखना होगा करेंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं लिखना होगा, हमें प्रीवियस ईयर करेंट ईयर लिखना होगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60 लाख और 75 लाख है, तो हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60 लाख लिखेंगे और 75 लाख लिखेंगे। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन से। उसके बाद अदर इनकम 1,50,000 1,20,000, तो अदर इनकम 1,50,000 और 1,20,000। उसके बाद है एक्सपेंसेस है 44 लाख और 50 लाख 60,000, 44 लाख और 50 लाख 60,000। तो एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंसेस में डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक्सपेंसेस में लिखेंगे दोबारा हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। 54 लाख इसका है 44 लाख और 50 लाख 60,000, 44 लाख 50 लाख 60,000। उसके बाद है इनकम टैक्स 35% और 40% है, तो हम लोग बाद में करते हैं, पहले इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60 लाख था और तो अदर इनकम था 1,50,000, तो टोटल रिवेन्यू हो गया 61,50,000। करंट ईयर में 75 लाख और 1,20,000 है, तो 76,20,000। एक्सपेंसेस 61,50,000 में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 लाख से 4 जाएगा 17,50,000। और करंट ईयर में भी उसी तरह निकालेंगे, 76,20,000 में से 50 लाख माइनस करेंगे, 50 लाख 60,000 माइनस करेंगे, तो 7 - 5 2 25 लाख 60,000 आएगा। अब टैक्स निकालना है, तो यहाँ पे करंट ईयर प्रीवियस ईयर का टैक्स है 35%, करंट ईयर का टैक्स है 40%। तो इन दोनों पे टैक्स निकालेंगे, इस पे 35% और इस पे 40% निकालेंगे। एक का इनकम टैक्स है 35% और दूसरा का है 40%। तो यहाँ पे 17,50,000 का 35% निकालेंगे, तो इसका आएगा 6,12,500, 6,12,500। उसी तरह 25,60,000 का 40% निकालेंगे, तो इसका आएगा 10,24,000। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 11,37,500 और 25,60,000 से 10,24,000 माइनस करेंगे तो 15,36,000। अब हम लोग एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज निकालेंगे। जैसे 60 लाख था और 75 लाख हो गया, प्रीवियस ईयर 60 लाख था, करंट ईयर में 75 लाख हो गया, तो डिफरेंस कितना आया 15 लाख का डिफरेंस आया।
तो 15 लाख लिखेंगे। उसी तरह अदर इनकम पहले 1,50,000 था, अभी 1,20,000 है, तो डिफरेंस नेगेटिव में आ गया 30,000 का। फिर टोटल रिवेन्यू 61,50,000 था और 76,20,000 है, तो डिफरेंस आ जाएगा 14,70,000। 14,70,000। अच्छा, उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस में भी निकालेंगे, तो टोटल एक्सपेंसेस में 44 लाख और 50,60,000, तो डिफरेंस आ जाएगा 6,60,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी डिफरेंस निकालेंगे, सबका डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 8,10,000, टैक्स का डिफरेंस आ जाएगा 4,11,500 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डिफरेंस आ जाएगा 3,98,500। अब परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालेंगे, तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज उसी तरह निकालेंगे जिस तरह इससे पहले वाले बैलेंस शीट में हम लोग ने निकाला था। एब्सोल्यूट चेंज जो होगा 15 लाख बाय प्रीवियस ईयर 60 लाख इंटू 100 करेंगे, 15 लाख बाय 60 लाख इंटू 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 25%, तो इसका 25 लिखेंगे। उसके बाद उसी तरह लिखेंगे 30, तो नेगेटिव में है तो इसका नेगेटिव में आएगा 30 लाख बाई 1,50,000 इंटू 100, इसका 20%। इस तरह सभी का परसेंटेज निकालेंगे, तो सभी का जो आएगा वो लिखते जाएंगे, 23.90, फिर 15, फिर 46.29, फिर 67.18, फिर 35.03। तो इस तरह हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कंपैरेटिव बैलेंस शीट किस तरह बनता है और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स किस तरह बनता है। इसी के साथ ही हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।